की उम्मीद। सीएम ने कहा सरकार के पास नहीं है कोई फंड, जनता करती रहे दान। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी पुलिसकर्मी उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। पटना में नशे की हालत में पुलिसकर्मी ने खोली व्यवस्था की पोल। मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। महिला से की 2.5 लाख की छिनतई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अररिया में ऑटो और ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 5 यात्रियों की मौत, 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। रांची में सीएम सोरेन ने किसानों को दी सौगात। आदिवासी दिवस के अवसर पर 24 जिले के 2 लाख किसानों के बीच करोड़ों की बांटी पड़ी संपत्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। 5 साल के बाद ही सही सीएम नीतीश कुमार ने पुनः जनता दरबार लगाया है, जिसका सिलसिला जारी है। लेकिन दरबार लगाने के दौरान चौथे सोमवार को भी जनता दरबार के बाहर ऐसा हुआ कि सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे। जरा ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सुशासनिक सरकार का डंका पीटने वाले सीएम नीतीश कुमार ने 5 साल बाद ही सही, लेकिन जब हालातों को बिगड़ते देखा तो फिर से जनता दरबार लगा लोगों की फरियाद सुनने लगे। देखते ही देखते सीएम के दरबार में फरियादियों की कतार बढ़ने लगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय की आस भी जाग उठी और सीएम का यह सफर फिर से एक बार चल पड़ा। वही चौथे सोमवार को भी सीएम का जनता दरबार सजा, लेकिन आज का ये दरबार हलचल भरा रहा। कारण ये रहा कि एक तरफ जहां फरियादियों की संख्या ज्यादा थी, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से सुनवाई की गति भी धीमी। सीएम जनता दरबार में बैठे फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे, तभी जनता दरबार भवन के बाहर एक बुजुर्ग जमीन पर लेट गया। जब डीटीवी भारत ने बुजुर्ग फरियादी से बात की तो बुजुर्ग ने कहा रजिस्ट्रेशन के बाद भी उन्हें सीएम से मिलने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री के जनता दरबार का आज चौथा सोमवार है, लेकिन ये काफी ज्यादा भयावह हो रहा है। आप देख लें किस तरीके से जो लोग हैं आए हैं मुख्यमंत्री से मिलने, जिन्हें समय नहीं दिया जा रहा है, वो देख लें अब जमीन पर लेट गए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं उन्हें मिलने दिया जाए। कहाँ से आए हैं बाबा? छापरा से। आप ऐसे लेटे हुए हैं? 20 साल से माइनर का सब ड्यूटी किया है। हाँ, तो आप मुख्यमंत्री से मिलने आए? हाँ, मिल आइए। तो नहीं मिलने दिया जा रहा? नहीं, लोग नहीं जाने देते हैं, इसीलिए आप लेटे। वही फरियादियों की शिकायत का ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी सीएम से नहीं मिलने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। और तो और कुछ फरियादियों ने तो जिलाधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। सरकार मंगल पांडे से कल शाम में हम लोग भेंट किए, बोले कि तुम लोग को जो करना है करो, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। स्वास्थ्य विभाग में पैसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में मेरे पास पैसा नहीं है। यहाँ तो मनपसंद के हिसाब से डीएम साहब अपना आदमी को लाते हैं मिलवाने के लिए, जिसके पास उनका कोई कंप्लेन नहीं हुए। डीएम साहब वही आदमी को यहाँ लाते हैं मिलवाने के लिए मुख्यमंत्री से। अब तक तो आपने जनता दरबार के बाहर की तस्वीरों को देखा, अब दरबार के अंदर की तस्वीरों को देखते हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर जहां फरियादी अपनी फरियाद सुनाने को तड़प रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार में फरियादी से गाना सुन रहे हैं। दुनिया से मैं हारा, ये सब गीत गाने की जरूरत नहीं है, क्या समस्या है? दरअसल एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर जनता के दरबार में शिकायत करने पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग में पिछले 1990 से कार्यरत एक बुजुर्ग सीएम के सामने पहुंचते ही गाना गाने लगे। हालांकि सीएम ने रोकते हुए फरियाद सुनने की बात करते। दुनिया से मैं हारा, ये सब गीत गाने की जरूरत नहीं है, क्या समस्या है? समस्या से 1990 से मेरे स्वास्थ्य विभाग में बहाल किया गया है कर्मचारी को, और उस समय से मैं लगातार छठे आ रहा हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे 500 एक ही पंचायत में दूल्हा जाति की आबादी है, एक चौपरासी की भी नौकरी नहीं। 1990 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, 1995 में डीएमएलटी करके ट्रेनिंग करके बैठा हुआ, उससे सेवा लिया जा रहा है। और ये जो इस चीज में बहाली हुई थी कर्मचारी में से मिला
हाँ, स्वास्थ्य तो देख ही लिए तो है ही है। सिविल कर्मचारी के रूप में लिखा हुआ है ज्वाइनिंग, ठीक, तो मनियारी में एडिशनल। पिछले 3 सोमवार से कई मामलों की फरियाद सुन रहे सीएम नीतीश कुमार ने जनता के दरबार में चौथे सोमवार को स्वास्थ्य और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत संबंधित विभागों को समस्या का समाधान करने के लिए निर्देश भी दिया है। कैबिनेट के बिना हुए कैसे? और सर, और जब पूछते हैं ना तो बोलता है क्या कि नीतीश कुमार ही नहीं चाहता, तो हम क्या करें? कौन करता है? सब विभाग सर कहता है। नहीं, कौन विभाग में बोलता है? पूर्व प्राथमिक निदेशक सर, प्रधान सचिव जो संजय कुमार सिंह है सर, वो। आप लोग का कब हुआ इंटरव्यू? नहीं सर, हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। वो जब भी पूछते हैं तो बोलता है कि आप होगा। अब क्या चीज कहने आप आए? हम सर कहने आए हैं मिडिल स्कूल में 6 to 8 में शारीरिक शिक्षा, मतलब फिजिकल टीचर। क्या मिडिल स्कूल में किस चीज की बहाली? फिजिकल टीचर की सर बहाली होगी 6 to 8 में। फिजिकल टीचर की बहाली होगी सर, वो अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। जब भी पूछते हैं तो यही बोलता है। हेलो, ये मिडिल स्कूल में फिजिकल टीचर की बहाली का कोई निर्णय हुआ है? 6 to 8 में सर। हाँ, तो ये कहा करके यहाँ बोल रहा है कि शिक्षा विभाग में जाते हैं तो सब आपके बारे में बोलता है, जब चाहेगा तब होगा। तो हमारे सामने कोई प्रपोजल आया है तो जरा बताइए, इसको एक्सप्लेन करके बताइए। ये बोल रहा है लड़का, चलिए हम भेज रहे हैं, आप देखिए। सीएम का जनता दरबार एक बड़े स्तर का कार्यक्रम है। देर से ही सही, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुआ। छोटी बड़ी खामियां सामने आती रही। इसके बीच सबसे बड़ी बात यह रही कि बड़ी संख्या में लोग फरियाद लेकर आ रहे हैं और उनकी फरियाद सुनकर समस्याओं के समाधान की कोशिश भी की जा रही है। वाकई बिहार की जनता के लिए ये एक अच्छी पहल है। डीटीवी भारत के लिए उत्कर्ष की रिपोर्ट। और एक तरफ जहां आयांश के लिए देश के कोने कोने से मदद आ रही है, तो वहीं परिवार को अब भी सरकार से उम्मीदें थी। उम्मीद थी कि शायद सरकार इस नन्हे मासूम की मदद को आगे आएगी। अपनी जनता के हित के वादे करने वाली सरकार को जब आयांश की बीमारी के बारे में जानकारी मिलेगी तो मदद जरूर मिलेगी। लेकिन माता पिता के इस उम्मीद को सीएम के एक बयान ने तोड़ कर रख दिया। अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम, आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है फायदा। और सुपौल पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना के समर्थन में बयान दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि जब देश में पशुओं की गणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं। पता तो चले कि किस धर्म और जाति के कितने लोग हैं, तभी तो उसके विकास के लिए अच्छी प्लानिंग की जा सकती है। जातिगत जनगणना होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और हमारी पार्टी तो चाह रही है कि जातिगत जनगणना हो। जब इस देश में पशु का, जानवर का जब गणना हो तो फिर यहाँ पे इंसान का क्यों ना हो। और हर जाति धर्म के लोग पता चले कि किस जाति धर्म के लोग कितने हैं, ताकि विकास के लिए एक अच्छे पॉलिसी बनाने के लिए कारगर होगा। तो इसके लिए जातिगत जनगणना के लिए राज्य सरकार गंभीर है। और राज्य सरकार, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और जल्द से जल्द हम बिहार में जातिगत जनगणना करवाने का काम करेंगे। और बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने तेज प्रताप के बयान पे पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव अपने पिता के राज में हुए घोटाले को भूल गए हैं। आपको बता दें कि मंत्री सम्राट चौधरी ने तेज प्रताप के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें तेज प्रताप ने कहा था कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध बढ़ा है। पिताजी के राज में कितने घोटाला हो, तब फिर दूसरे का यदि कोई प्रूव है तो लेके आना चाहिए। एक तो उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है तो उचित फॉरम पे जाना चाहिए। उनके पिताजी को तो आधिकारिक तौर पर बिहार की जनता और कोर्ट न्यायालय ने स्थापित कर दिया कि ये बिहार में चारा चोर है।
इससे ज्यादा क्या बताना, ये तो स्पष्ट तौर पर है। और जहां तक जो व्यक्ति चारा खाकर ही इस प्रदेश को लूटने का काम किया हो, उनके पुत्र यदि इस तरह का बयान दे रहे तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखे होंगे आदरणीय जगता बाबू गार्जियन है, उनको जिस तरह बेइज्जत करने का काम लगातार राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, वो अभिभावक के तौर पर उस पार्टी में है और लगातार बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को आत्मज्ञान लेना चाहिए। और पंचायत चुनाव के तारीखों का भी इधर ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर लेटर भी वायरल हुआ है और इस पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि मुझ तक कोई पत्र नहीं मिला है, मुझे कोई पत्र नहीं मिला। वहीं इस मामले में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने की बात की है पंचायती राज मंत्री ने। आइए जानते हैं, आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने। मेरे तक फाइल नहीं आई, हमको जानकारी नहीं है इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आया। राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या भेजा नहीं भेजा, क्योंकि मेरे जानकारी में अभी तक मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था से नहीं आया। तो यदि मेरे यहाँ आकर कुछ हुआ होगा तो जरूर कार्रवाई होगी। सर रद्द भी हो सकता है क्या जो लीक हुआ था डेट का? डेट हमको मैंने यही कहा, उस डेट को मैं ही नहीं जानता, इसलिए वो चुनाव के तारीख हो कैसे सकते ये मैं नहीं जानता। लेकिन यदि मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। और पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में रेल ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति मिलने के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली, जिसको लेकर पूर्व विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आपको बता दें कि 3 साल पहले शिलान्यास हुआ था, लेकिन राशि की स्वीकृति वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार के प्रयास से मिली है। इसको लेकर बगहा जेडीयू के पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आरओबी निर्माण जो माननीय दिवंगत सांसद श्री बैजनाथ प्रसाद महतो जी ने जो प्रयास किया था, उनके दिवंगत होने के बाद उनके पुत्र सांसद हुए हैं यहाँ से वाल्मीकि नगर लोकसभा से, और उन्होंने पुरजोर कोशिश किया और उसका स्वीकृति फाइनल हो गया। 67 करोड़ 55 लाख में उसका स्वीकृति हो गया है। संभवतः अगले माह से इसका काम शुरू भी हो जाएगा। और बेगूसराय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला समाहरणालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। रोजगार और डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर भी धरना प्रदर्शन हुआ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अररिया की, जहां नगर थाना क्षेत्र के बालू चौक पेट्रोल पंप के पास ऑटो और ट्रक के सामने टक्कर हो गई, भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो में सवार 4 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हुई। इस घटना में कुल इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज पूर्णिया में चल रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ड्राइवर का प्रशिक्षण प्रॉपर करना होगा और इन लोग का ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करेंगे, कैंसिल करेंगे, तभी ये लोग का इस लोगों में पर्याप्त सुधार आएगा। इसमें देखा गया सर कि काफी नाबालिग लोग डीटीओ कुछ कर नहीं रहे, काफी नाबालिग लोग भी ऑटो चलाते हैं जिनको समझ नहीं। और हम लोग का दोनों का ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग दोनों मिल के ही करेंगे और इसका लाइसेंस कैंसिल तो डीटीओ से होगा और हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि घटना बेतिया मैनाटार पथ पर गोपालपुर थाना क्षेत्र के छरदवाली चौक के पास की है। दोनों युवक गोपालपुर थाना क्षेत्र के वैशखवा गांव के रहने वाले थे, जहां एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है। और बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में पैसेंजर ट्रेन का एक डब्बा बेपटरी हो गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि बेतिया नरकटियागंज रेलखंड पर कुमारबाग स्टेशन के पास नरकटियागंज से रक्सौल जाने वाली ट्रेन का डब्बा कुमारबाग स्टेशन के पास उतर गया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मास्टर ने बताया
कि हादसे से ट्रेन के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बहरहाल ट्रेन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व मुखिया की दुकान पर चढ़कर हत्या की नीयत से फायरिंग की, लेकिन गनीमत ये थी कि मिस फायर होने से पूर्व मुखिया की जान बच गई। पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौड़ा गांव की है। हालांकि बदमाशों के पहुंचने और दुकान में हमला के बाद स्थानीय लोगों ने उसे खदेड़ दिया, जिससे बदमाश अपनी बाइक और एक पिस्टल छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि राजौरा पंचायत के पूर्व मुखिया टुनटुन राय अपने दुकान पर बैठे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे, जिससे 2 बदमाश दुकान के अंदर पहुंचकर घटना को अंजाम देने की कोशिश की। एक सामान लेने की बात हमसे कहे, लेकिन हमने उनको बताया कि यह सामान मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसी बीच दूसरे लोग से हम बात करने लगे कि वह व्यक्ति अपने कमर से पिस्तौल निकालकर हमारे कनपट्टी में सटाकर फायर किया। संयोग की बात है, ऊपर वाले की असीम कृपा है, वह गोली फायर नहीं हुआ, जिससे हम बाल बाल बच गए। और मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। आए दिन हत्या, लूट, छिनतई जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधी आराम से अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला से 2.5 लाख रुपए की छिनतई की और ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के पेट्रोल पंप की। देखिए किस तरह से महिला से पैसों से भरा, रुपयों से भरा बैग छीना जाता है। जरा देखिए, मनोबल देखिए कितना बढ़ा हुआ है अपराधियों का। दिन दहाड़े छिनतई की घटना को अंजाम दिया जाता है। बेखौफ हो चुके हैं अपराधी और पुलिस का, कानून का अब कोई खौफ नहीं है। घटना है कि पत्नी बैंक से पैसा निकाल के आ रही थी और पेट्रोल पंप पे तेल निकालने के क्रम में पैसा पल्सर से छीन के लेके चला गया। कितना रुपया लगा? उसमें 2.5 लाख रुपया कैश था और 2 मोबाइल था, जो कि लगभग 50,000 का मोबाइल। मामला ये है कि ये लौट के आ रही थी, ये कलमबाग चौक तरफ से जो पैसा निकाल के बैंक से यहाँ पे पेट्रोल भराने आई थी और पीछे से आदमी लगा हुआ था, मौका पाया, उनके बैग छीन के भाग गया। और मुंगेर में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया था, लेकिन अब इस वारदात में नया मोड़ सामने आ गया है। मुंगेर एसपी ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। आखिर क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। 2021 जब पुलिस ने सफिया सराय ओपी क्षेत्र के ईंट भट्टा के पास से 8 साल की बच्ची का शव क्षत विक्षत स्थिति में बरामद किया था। शव देखने से प्रतीत हो रहा था कि बच्ची किसी दरिंदगी का शिकार हुई है। परिजनों ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई थी, जिस पर अब पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बड़ा खुलासा किया है। हो चुका है, तो पहले हमारा पोस्टमार्टम के आधार पर पता चलता है कि इसमें दुष्कर्म का मामला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट मंतव्य दिया है, डॉक्टर 4 चिकित्सकीय टीम ने इनको मंतव्य दिया है, तो उसके आधार पर हम लोग फिर दूसरे एंगल से हम लोग खोजबीन स्टार्ट किए, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए। उसके आधार पर कुछ लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि ये जादू टोना के चक्कर में इस बच्ची का हत्या हुआ है। और जो दिलीप चौधरी एक है, उसका उसी से ये जुड़ा मामला है। उसका पत्नी का गर्भवती पहले भी हुई थी, उसका नहीं ठहर पाया, इसलिए इस बार अभी वो गर्भवती हुई है, 4 महीने की है गर्भवती, ऐसा पता चल रहा है कि उसी का चलते इसने उसको भी ऐसा ना हो, इसके लिए इन्होंने बच्ची का हत्या करके दिया है। और जिस दिन हत्या किया है उस दिन इसका साथी दशरथ मंडल और तनवीर उनको सहयोग किया है। और हत्या करने के बाद तुरंत ये दिलीप चौधरी जाता है बाबा के पास, ओझा जो है, वो जो कगड़िया का रहने वाले हैं, उनके पास जाके वहाँ तवीज़ बना के लेके आके घर पर रखता है। उसको भी सीज कर दिया गया। हमारा और डेड बॉडी जहाँ मिला था उसके अगल बगल में भी धूप और कुछ सामान बरामद हुआ है, और जहाँ मुर्गी फार्म है उसके बगल में भी कुछ सामान बरामद हुआ है। हम लोग सीजर से बना दिया गया है और इनको चारों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा।
दुष्कर्म की बात जो है जिसको लेके आज तक इलाके में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सर उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? पोस्टमार्टम के आधार पर जो डॉक्टर ने 4 चिकित्सीय मंतव्य दिया गया है उसमें कोई दुष्कर्म का साक्ष्य नहीं पाया गया है। सर फॉरेंसिक के लिए कपड़े भेज टाइम लगेगा क्योंकि उसमें प्रोसेस है, किसी कोर्ट में मामला कोर्ट से लेना पड़ता है, परमिशन फिर वो जाएगा, फिर वापस आएगा तो टाइम लगेगा। कपड़ा भी तो उसी एंगल से लिख दिया कि कोई दाग नहीं पाया गया है, डॉक्टर ने स्पष्ट उसमें मंतव्य लिख दिया है। तो ये जादू टोना से एसपी ने बताया कि बच्ची किसी दुष्कर्म का नहीं बल्कि जादू टोने का शिकार हुई है, एक अंधविश्वास का शिकार हुई है। उसकी हत्या जादू टोने को लेकर की गई है। बताया जा रहा है कि परहम निवासी दिलीप कुमार की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके बाद दंपति ने ओझा बाबा का सहारा लिया, जहां ओझा ने पहले मछली और फिर इंसान की बलि देने को कहा, जिसके बाद दिलीप ने अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर बच्ची का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर शव को ईंट भट्टे के परिसर में फेंक दिया। वहीं इस घटना पर वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद बच्ची की निर्मम हत्या किए जाने के राज पर से पर्दा हटा है। पुलिस ने इस मामले में ओझा बाबा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आज के युग में जब लोग विज्ञान पर भरोसा कर रहे हैं तो फिर अंधविश्वास के कारण बेगुनाहों की जानें क्यों जा रही हैं। जीटीवी भारत के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। और एक तरफ जहां देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है, वहीं जिले में भी लगातार प्रशासनिक अधिकारी लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हालांकि इसे तैयारियों की कमी कहें या फिर कुछ और, वैक्सीनेशन सेंटर पर लगातार बढ़ रही लोगों की भीड़ को संभालने में प्रशासन लगातार विफल नजर आ रहा है। बक्सर के विभिन्न सेंटरों पर हंगामे की खबर पिछले दिनों से सामने आ रही है और इसी बीच सिमरी प्रखंड के इलाके में महिलाओं ने वैक्सीन लेने के नाम पर एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। हालत ये थी कि महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटका। और डीआरडीए सभागार सासाराम में त्योहार को लेकर शांति समिति का बैठक डीएम रोहतास धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में हुआ और इस बैठक में नगर पूजा समिति तथा मुहर्रम कमेटी सासाराम के लोग मौजूद रहे। सरकार के गाइडलाइन के साथ पर्व मनाने की बैठक में अपील की गई, वहीं सरकार के गाइडलाइन से भी अवगत कराया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी क्रम में बिहार रेजिमेंट आर्मी ने बैंड डिस्प्ले किया। मानेकशॉ मैदान के सैनिक चौक के पास सेना के पाइप बैंड ने बैंड को डिस्प्ले किया और इस कार्यक्रम में सेना के पाइप बैंड ने कदम से कदम मिलाए जा, सारी जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, शीर्ष देशों का सरताज जैसे गीतों के धुन से बैंड को डिस्प्ले किया। आज सर हमारे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ वहाँ पटना परेड में भाग लेने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और 15 अगस्त परेड में यहाँ से जाएंगे और उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर अपना जो है बैंड का डिस्प्ले दिखाएंगे और साथ साथ में परेड में भी शामिल होंगे। रांची में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों पर सौगातों की बारिश की। चौबीस जिले के 264 प्रखंड में 2 लाख किसानों के बीच 734 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वनोपज हेतु व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है। किसानों को वनोपज के लिए बाजार और उचित मूल्य उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेती बाड़ी, किसान, मजदूर तबके के हमारे इस राज्य के लोग हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित कृषि विभाग मंत्री बादल पत्रलेख जी, जबकि ये हमारी पारंपरिक व्यवस्था है।
और झारखंड प्रदेश असंगठित कामगार यूनियन के द्वारा देशव्यापी संसद घेराव के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया। बता दें कि जमशेदपुर जिला मुख्यालय के सामने भी इन्होंने प्रदर्शन किया। कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की नौकरी को छीने जाने का विरोध भी जताया। और सरायकेला जिला के गम्हरिया स्थित टीजीएस कंपनी द्वारा जाहिर स्थान की 11 डिसमिल जमीन को जबरन कब्जा करने पर रखे जाने से आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है। मामले को लेकर खेरवाल सावंता जाहिरगार समिति और झामुमो द्वारा कोर्ट आयोग गेट के सामने समिति के महासचिव उदय मार्डी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया गया। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर खेरवाल सावंता जाहिरगार समिति के तत्वाधान में जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें आदिवासियों के लिए जो आदिवासियों का जो हित है, जो अधिकार है, उसके लिए हम लोग उसको लेकर हम लोग टीजीएस गेट के सामने भी एक प्रदर्शन रखें। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए।